हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। मेरा भी बहुत बढ़िया चल रहा है। देखो, मैंने अभी दोबारा से मैन ऑफ स्टील देखी क्योंकि बहुत ही जल्दी सुपरमैन आने वाली है। और अगर हम ये बोले कि 2 मिनट के लिए न्यूट्रल होके कि शायद नया सुपरमैन अच्छा हो, नया पर्सपेक्टिव हो, तो उसको कैसे अप्रिशिएट करोगे आप जब तक आप पहले की जो मेमोरी है उसको ढंग से रिफ्रेश नहीं करोगे? तभी आप एक थोड़ा सा कंपैरिजन जोन के अंदर आ पाओगे, या फिर एक पर्सपेक्टिव दोनों के शेयर कर पाओगे। तो अब जो आगे सुपरमैन आएगी वो तो अलग सी बात है, लेकिन जो मैन ऑफ स्टील मैंने देखी, मेरे ख्याल से जो मेरी पहले ये कह सकते हैं ना कि रिएक्शन जो था वो ये था कि जैक स्नाइडर और हेनरी कैविल दोनों ने बहुत ही टफ तरीके का काम भी किया और बहुत ही ज्यादा एंडेयरिंग तरीके का भी काम किया है। ये एक बहुत ही लेस सेलिब्रेटेड मूवी डायरेक्टर है, बहुत ही लेस सेलिब्रेटेड मेरे ख्याल से एक्टर हैं। ये जो मैन ऑफ स्टील है ये एक ट्रू मास्टर क्लास है, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? क्योंकि जैक स्नाइडर ने सबसे अच्छा काम ये किया है, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिल्म मेकिंग के लिए, बहुत लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टारगेट ऑडियंस। कि जब ये पिक्चर लगेगी तो इसको देखने वाला भाई बहन है कौन? ठीक है, तो या तो ये कॉमिक्स वाले बॉय हैं, या फिर वो मैन है, या फिर वो फैमिली है, या फिर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सुपरमैन बैटमैन पता तो है लेकिन उनके यूनिवर्स के बारे में अभी भी नहीं पता है, क्योंकि हम ये अजम्पशन में रहते हैं कि पुराने ये कॉमिक हीरोज हैं और ये हमेशा ही लोगों को पता होंगे। ऐसा होता नहीं है। जो ओरिजिन स्टोरी से लेके अलग अलग फैसेट्स ले लीजिए, तभी अब जैक स्नाइडर के 2-3 मूवीज देख चुके हैं, उसके अंदर अलग अलग फैसेट सुपरमैन के दिखते हैं, अलग अलग चीज़ें वो कर रहा होता है। एक कन्फ्लिक्ट बैटमैन से भी आता है, जस्टिस लीग भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, डार्क साइड भी आपको देखने को मिलता है। आपको लगता है कि कुछ बड़ा यूनिवर्स यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और ऊपर से जो जॉड का आपको चीज़ दिखी वो भी दिखता है। तो ये कौन है ऑडियंस ये क्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे ख्याल से। जो बॉइल डाउन किया जैक स्नाइडर ने कि भाई मैं चाहता हूं कि ये जो मैनहुड की तरफ जा चुके हैं लोग, जिन्होंने कॉमिक्स एज ए रेफरेंस लिया होगा, लेकिन जब वो थिएटर के अंदर जाएंगे तो वो मैनहुड में पहुंच चुके हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं वो देखने जाएंगी। ये बॉयज के लिए नहीं है, ये गर्ल्स के लिए नहीं है जो कॉमिक 12 साल की उम्र में पढ़ना छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक सुपर हीरो जो दुनिया को बचाने निकला है, तो सुपरमैन अलग कैसे है? सुपरमैन और सुपरमैन भी वही करेगा, दुनिया ही बचाने वाला है, बट जो उसका सोर्स ऑफ थ्रेट है अगर वो अलग हो जाए तो एक डिफरेंशिएशन आ सकता है। तो ये एक इंटेलिजेंट थिंकिंग है। हो सकता है कि ये नॉर्मल कॉमिक से थोड़ा सा अलग हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये जो ऑडियंस है ये बड़े पर्दे पे एक मेच्योर फिल्म देखने आई है। तो चाहे वो शुरुआत हो जॉड से, जो उसी की जगह से आया है, यानी कि क्रिप्टन से ही आया है, उसी के प्लैनेट से ही आया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि दो सुपरमैन जैसी आइडेंटिटी आपस में लड़ रहे हैं। आपको बहुत हाई ऑन टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। लेटर ऑन मूवीज में जो लेक्स है या फिर बैटमैन है, उनके इसके साथ क्या कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं वो भी यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये एलियन है और एक थ्रेट भी आ जाता है कि एलियन क्या हमारा दोस्त है या दुश्मन है, ठीक है। दूसरा बहुत अच्छी तरीके से चीज जो मुझे लगता है सबसे सॉलिड पॉइंट जैक स्नाइडर ने किया है आफ्टर टीजी, वो है कि सुपर हीरो की पावर क्या है, ठीक है। उसने क्या किया कि भाई हर एक सुपर हीरो जो होता है ना, ही कैन बी डिफीटेड। तो इसने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि भाई देखो, मेरा सुपर हीरो का ना एक टेम्पलेट है, ही इज गॉड ऑन अर्थ। और ये तरीके के जो डायलॉग्स हैं आपको रसल क्रो, उनके जो फादर यहाँ पर बने हुए होते हैं, वो भी सुन बोलते देखते हैं कि जब भी अर्थ पे जाएगा इसका अलग तरीके की कंडीशनिंग होगी, इसका डीएनए अलग तरीके से काम करेगा, एंड ही विल बी गॉड ऑन अर्थ, सुपीरियर टू ऑल हीरोज। जो आपको आगे वाली मूवीज के अंदर भी दिखता है, क्योंकि मैंने साथ साथ में जस्टिस लीग वगैरह भी देखी, तो उसके अंदर वो फ्लैश से तेज उड़ सकता है, भाग सकता है, या फिर फ्लैश उसको मारने आ रहा है, जब मर जाता है उसको रिवाइव किया जाता है सुपरमैन को, तो वो आंखों से ही ऐसे देख लेता है कि फ्लैश कितनी तेज भाग रहा है, इज वेरी फास्ट। तो ये जो सटल चीजें हैं काफी ज्यादा आपको अच्छी लगने लग जाती है। प्लस जैसे सटल तरीके से वो अचानक से अपनी हैंडकफ्स ब्रेक कर देता है, बट लेकिन फिर भी उसने पहना हुआ है ताकि जो आसपास के लोग हैं वो सिक्योर फील करें। तो ये जो कनेक्शन बिल्डिंग है कि वो ह्यूमंस की कितनी केयर करता है, वो जो डीप कनेक्शन है आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि ये जो सुपर हीरो है ये अनडिफीटेबल गॉड ऑफ अर्थ है, तो इसकी लिमिटेशन तो है, लेकिन इनको बड़ा ही डिफाइन तरीके से किया गया।
बाकी जो सुपर हीरोज हैं उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस हो सकते हैं, लेकिन इस भाई की सिर्फ एक ही लिमिटेशन है कि ये किसी तरीके से अगर क्रिप्टोनाइट के आसपास भी आ गया, चाहे वो उसको एज अ हथियार लग गया, गोली लग गया, या फिर उसके फ्यूम्स तक भी आ गए, तो फिर इसकी टाइम टाइम फिश हो जाती है, ठीक है। तो ये जो सिंप्लीफाई रखना कि बाकी चीजों में तो मैं अनबीटेबल हूँ, तो चैलेंज क्या आ जाता है, रिवर्स है कि दुश्मनों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा इसको मारने के लिए, और वो दिखता भी है कि सिर्फ यही चीज है जो आ सकती है। सिर्फ और वनरेबिलिटी जो दिखाई वो इमोशनल दिखाई, माँ के साथ प्यार, बाप के साथ प्यार। बाप उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा तुम मेरे को मरते हुए देख लेना लेकिन अपनी आइडेंटिटी मत दिखाना। लुइस के साथ जो इसका प्यार है वो, और जो ठीक है सटल तरीके से दिखाया गया। लोगों के साथ प्यार, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये एंडिंग जो हुई है मैन ऑफ स्टील की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से एंड हुआ। तो मैं ये बोलूँगा कि जब मैं देख रहा था ये मूवी, तो मैं ये देख रहा था कि मेरे को बहुत ही फ्यूचरिस्टिक तरीके की मूवी दिख रही है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट जैसे दो स्टार्स हैं, सन और क्रिप्टोनाइट का अपना स्टार होगा, और इंटर प्लानट तरीके की कॉन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, ठीक है। तो सेट डिज़ाइंस जो हैं, सिनेमेटोग्राफी जिसको कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रखी गई है। चाहे वो क्रिप्टन पे दिखाई गई हो जब वो एक्सप्लोड हो रहा होता है, और वहाँ पे लोग किस तरीके से हैं, क्या उनका अटायर होगा, कॉस्ट्यूम्स होंगे, प्लस अर्थ के अंदर किस तरीके का है, बहुत ही सिंपल तरीके का यहाँ पर मुझे दिखाया। और मुझे इफेक्टिव तरीके की टेक्नोलॉजी भी दिख रही थी कि किस तरीके से ऑक्सीजन को कंट्रोल किया जा रहा है जब वो जॉर्ड और उसकी सेना यहाँ पर आ जाती है अर्थ के ऊपर, किस तरीके से वो जो उनको एक्सरे आईज जो उनकी नॉर्मली हैं उसको कैसे कंट्रोल करते हैं अपने हेलमेट के थ्रू। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को किस तरीके से सिंपल तरीके से दिखाया जा सकता है। और एक क्योंकि उसका जो फादर है उसी ने उसको डिज़ाइन किया था, तो उसकी मेमोरी कैसे पार्ट एंड पार्सल ऑफ फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर एक 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 आइडेंटिटी की तरह है। प्लस जो मेरे ख्याल से रोबोट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्लस था। इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, रोबोट्स देख के थोड़े उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन रोबोट्स तो आज भी देख के हम इतने ज़्यादा उत्तेजित नहीं हो रहे हैं। ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया। हम बात कर रहे हैं बहुत ही हाईली एडवांस क्रिप्टन की, जहाँ पर बहुत ही हाईली एडवांस्ड रोबोज हैं, ठीक है। और वो रोबोज मेरे ख्याल से जैसे जैक स्नाइडर ने इमेजिन किया कि एक उड़ता हुआ सा बॉल सा है और उसके अंदर आपको ब्लैक एंड वाइट तरीके से ही चीज़ें और इन्फॉर्मेशन दिख रही है, वो बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक था। अनलाइक कि वो हाथ निकलने वाले रोबोट्स आ रहे हैं, वो कुछ फिक्स कर रहे हैं, वो बहुत नकली लगने लग जाता है। क्योंकि अगर आज के ज़माने में हम ये देखें कि बहुत ही जल्दी हम टर्मिनेटर वाले जोन के अंदर जाने वाले हैं, साइबॉर्ग्स वगैरह बनाने वाले हैं, तो फ्यूचर में तो बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग होगा। तो ये अलग सोच पाना ये सेट डिज़ाइन का पार्ट होता है। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से सोचा गया कि चाहे कॉमिक्स में ना हो, लेकिन अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं, क्योंकि जब कॉमिक्स लिखी गई होगी तो 100 साल पहले लिखी गई होगी, तब वो बंदा इमेजिन नहीं कर पा रहा था। आज हम इमेजिनेशन कर सकते हैं कि अगर आज होगा तो ये रोबोट नहीं होगा, ये किसी और फॉर्म एंड शेप में होगा। तो एक नई फॉर्म हमें देखने को मिली जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकेंड चीज़ थी कॉस्ट्यूम, जो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा प्लस मुझे लगा। देखो, वन हैज़ टू इवॉल्व बियॉन्ड कॉमिक्स ऑल्सो। या तो आपके पास बहुत स्ट्रांग रैशनल हो कि ये चड्डी ऊपर क्यों पहनी गई है, ठीक है। तब आपके पास है तो आप बताओ, नहीं है तो आपने जो सूट को डिवाइस किया वो इस तरीके से किया गया कि उसकी जो फाइन लाइंस हैं वो ऑटोमेटिकली बॉडी के कॉन्टूर्स को हाईलाइट करती हैं। तो चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो ग्रोइन एरिया हो, चाहे जो भी हो, वो आपको अच्छे से दिखता है। तो ये टेक्नो भी लगता है, ये नो ट्रंक वाला भी लगता है, मॉडर्न भी लगता है, थोड़ा डार्क भी लगता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक चीज़ भी लगती है, और ऐसा लगता है कि इस को भेदना थोड़ा सा ना मुश्किल है। ये करण का कवच टाइप जोन के अंदर है, क्योंकि इससे पहले जब आप क्रिस्टोफर रीव्स तक भी होते हो, या फिर आप वो ब्रैंडन जब तक था, तब तक ऐसा लगता है कपड़े का कोई सूट है, उसको तो कोई भेद ही देगा, ठीक है। तो उस जोन के अंदर वो लगता है, लेकिन इसके अंदर हमें ये दिखाना है कि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज से बना है। तो ऐसा क्या मटेरियल फैब्रिक होगा जो नेकेड आईज से जब आप देखो तो ऐसा लगेगा कि इसको भेदना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से ये कॉस्ट्यूम जो है ये ज़्यादा बेटर काम करता है बाकी कॉस्ट्यूम से जो हमने कॉमिक में देखे होंगे या फिर फ्यूचर पिक्चर में हमें देखने को मिलने वाला है। तीसरी चीज़ में चलते हैं जो स्पेसिफिकली मैंने नोटिस करी, जो स्टोरी और कन्फ्लिक्ट है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो कन्फ्लिक्ट होते हैं ना, कि एक बड़ा कीड़ा मारा जा रहा है या फिर कोई एक बड़ा दुश्मन है उसको मारा जा रहा है। ये क्रिप्टन वर्सेस क्रिप्टन की कहानी है। एक क्रिप्टन सन है, दूसरा क्रिप्टन सन है। ये दोनों के कन्फ्लिक्ट हैं। एक क्रिप्टन सन अर्थ को हटा के
उसको क्रिप्टन को रिवाइव करना चाहता है और दूसरा उसको बचाना चाहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो ऐसा है कि ये नहीं है कि एक सुपरमैन है और बड़ी सारी चीज़ों से जूझ रहा है, एक इससे भी जूझ रहा है, उससे भी जूझ रहा है, वो थोड़ा किडिश हो जाता है। सबको मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। वो एवेंजर्स में भी आफ्टर अ व्हाइल आपको क्या लगने लगेगा, कौन किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वन एट अ टाइम। तो चाहे वो फर्स्ट वाली फिल्म के अंदर आप जॉर्ड और उसकी सेना को ले लीजिए, चाहे वो बाद में डार्क साइड ले लीजिए, जब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग आती है, तो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आपको सिंप्लीफाइड तरीके से एक सिंपल एक कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ऑल्सो जिस तरीके की स्टोरी चलती है उसके अंदर इमोशनल बैकग्राउंड और जो ये मैन बन जाता है, जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रांग बनता है सुपर मैन, उसके अंदर उसका फादर का जो सैक्रिफाइस है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी आइडेंटिटी बहुत हद तक, जब तक दुनिया रेडी ना हो जाए तब तक अंडर कवर ही रहे। और वो अंडर कवर रहती है, उसका बाप मर भी जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम बिकॉज जॉर्ड ललकारता है और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, तब वो वापस करता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा कि ह्यूमन जो नेचर है, जिसे कहते हैं ना ह्यूमेन नेचर जिसे कहते हैं, वो सुपरमैन की बहुत ज़्यादा हाईलाइट करी है। और दूसरा ऐसा नहीं है कि जॉर्ड है तो वो बहुत ही कमीना इंसान है, वो कैरिकेचरिश है, जैसे कि पागल सा है। ऐसा नहीं है, वो एक ग्रे कैरेक्टर है। उसको बोला गया है कि भाई क्रिप्टन में आपको एक तरीके का फैब्रिक के अंदर ढाल दिया जाता है कि आपका रोल इन सोसाइटी क्या होगा। तो जॉर्ड का रोल था कि आप एक सर्टेन काइंड ऑफ जैसे कहते हैं ना सेवियर हो गए या फिर सोल्जर हो गए, इस तरीके की चीज़ें थी। तो उसका काम ही ये था कि अपने प्लानट के हक में सोचना। वो बोलता भी है कि मेरा पर्पस आपने छीन लिया, मेरे आदमी आपसे छीन लिया, मैं क्या करूँ, मैं तेरे आदमी छीन लूँगा, जो लास्ट डायलॉग आता है। तो ही इज़ नॉट एंटायरली ब्लैक, ही इज़ अ ग्रे कैरेक्टर, ही इज़ ट्राइंग टू डू गुड फॉर हिज ओन प्लानट। बट उसकी वजह से बाकियों को अगर हार्म होता है तो फिर सुपरमैन आके बीच में खड़ा होता है। आगे चलते हैं। मेरे को लगा कि डायलॉग्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मूवी का, जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक इक्वेशन ऑफ सुपरमैन विद पब्लिक और विद मदर और फादर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि सुपरमैन जब छोटा होता है तो थोड़ा सा जिद करता है, यू आर नॉट माई फादर करके एक डायलॉग आता है। उसमें दिखाया जाता है कि नटखटपन है, हाउ इज गेटिंग नर्चर्ड बाय हिज फादर टू बिकम अ मैन फ्रॉम अ बॉय। एक कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन प्यार दिखाया गया है उसी में, जो जिस तरीके का आई कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, यू स्टिल माई डैड, इस तरीके के डायलॉग्स आते हैं, तो बड़ी डीप हैं वो डायलॉग। फिर उसके बाद जॉर्ड को वो ललकारता है, यू थिंक यू कैन थ्रेटन माई मदर, और उसकी खूब पिटाई करता है। उस टाइम पब्लिक बोलती है ताली मार, साले मार। तो ये जो हाई पॉइंट है उसका भी ख्याल रखा गया। फिर जब लगता है कि जो पूरी सेना है जस्टिस लीग की, उसका थैंक यू वेरी मच हो जाएगा, तो अचानक से सुपरमैन की एंट्री होती है। और जब दुश्मन उसको मार रहा होता है तो वो बोलता है इज दिस गाय ट्रबलिंग यू, और उसके बाद जो वो करता है सबको पता है, जबरदस्त तरीके की एक्स यहाँ पर पड़ती है और एक्स से उसको कुछ भी नहीं होता सुपरमैन को। तो जो स्ट्रेंथ है ना कि इसको कुछ नहीं हो सकता, ये वाला जो हीरो वाली जो डिफरेंशिएशन है वो मेंटेन करी गई थ्रू डायलॉग्स ऑल्सो। ठीक है, टोंग की आवाज आई, इज दिस गाय ट्रबलिंग यू, और ताड़ ताड़ मारना मारना शुरू कर देता है। और जस्टिस लीग के एंड होते होते यू ऑल्सो सी दैट वो जो बैटमैन बोलता है आई बॉट द बैंक तो एक सटल तरीके की एरोगेंस लगती है, हल्का सा एक मेच्योर मैनली ह्यूमर लगता है। ऐसा नहीं लगता कि दो बच्चे आ गए हैं केप पहन के, अब ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन के हैं। तो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे इसके डायलॉग्स, काफ़ी कंपेलिंग लगे। और कोई भी इंसान जो 15 साल 12 साल की उम्र से ऊपर है वो इस तरीके के डायलॉग्स अप्रिशिएट करेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जब आप ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं ना, इनको पर्दे पे उतारने के लिए आपको एक इंसान लगता है वो होता है एक्टर। और कास्टिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, चाहे वो जॉर्ड हो, चाहे वो लुइस हो, चाहे उसका फादर हो, चाहे उसकी मदर हो, चाहे हेनरी केवल खुद हो, जिसको आज दुनिया में ये बोला जा रहा है कि उससे अच्छा सुपरमैन कोई और था ही नहीं। यहाँ तक कंपटीशन क्रिस्टोफर रीव तक चला गया कि वो अच्छा था कि हेनरी ज़्यादा अच्छा था। मेरे समझ के हिसाब से क्रिस्टोफर रीव ने बहुत अच्छा प्ले किया वो। लेकिन अगर मैं मॉडर्न डे की बात करूं, येस्टरडे ईयर्स में ही वाज अनबीटेबल, उनकी शक्ल, उनका हाइट बहुत अच्छा था। इन करंट टाइम हेनरी केविल इज अनबीटेबल। जो एक बॉडी लैंग्वेज चाहिए होती है ना सुपर हीरो की, हु इज अनफेज्ड,
अनफेज्ड मतलब मैं गिर रहा हूँ, मर रहा हूँ, मेरे पेट में क्रिप्टोनाइट चला गया है, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं 1 मिनट के लिए भी डीफोकस नहीं होता हूँ, मैं टूटता नहीं हूँ मेंटली भी, सिर्फ फिजिकली नहीं। दैट इज वन ऑफ द ग्रेट एट्रीब्यूट्स ऑफ सुपरमैन। वो ब्रेक मेंटली भी नहीं होता है जो यहाँ पर दिखाया गया। अब हो सकता है आप मेरी बात से ज़्यादा सहमत ना हो, बोलो कि नहीं कॉमिक्स में तो टूटता है। भाई मैं कॉमिक में 12 साल का बच्चा नहीं हूँ, मैं एक अलग तरीके के एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ कि फिल्म में अगर 6-7 अब इकट्ठे बने तो उस तरीके का एट्रीब्यूट आए जो जैक स्नाइडर ने बहुत अच्छे तरीके से कैरी ऑन किया। अब बात करते हैं एंडिंग की, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये क्रिटिसिज्म भी आया था उस टाइम पे कि सुपरमैन कभी किसी को नहीं मारता, बट ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया, उसने जॉर्ड को मार दिया। जॉर्ड तो हाथ नहीं आ रहा था, दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब उसको जो भी निपटा सकता है क्योंकि उसके अंदर क्रिप्टन से ज़्यादा की शक्ति आ जाती है, क्योंकि अर्थ की भी शक्तियाँ उसको मिल जाती हैं किस्म से, जैसे कि रसल क्रू उसका फादर भी डिस्क्राइब करता है कि विल बी लिटरल गॉड, अनडिफीटेबल टाइप के जोन के अंदर चला जाएगा। तो जब वो जॉर्ड को स्टॉप कर रहा होता है तो जॉर्ड बोलता है यू हैव टेकन माय पीपल, आई विल टेक योर्स। तो वो लोगों को मारने की कोशिश करता है म्यूजियम के अंदर, और उस टाइम के अंदर वो उसको बार बार बोलता है जॉर्ड स्टॉप, कि जहाँ पर उसकी इंटेंट ये दिखाई जाती है कि अगर ये मान जाता है तो कहीं ना कहीं ये फिर ठीक है, इसको जेल में डालो, जो भी डालो, जैसे भी करो। और जो कि कोई भी जेल उसको रिस्ट्रेन तो कर नहीं सकता था जॉर्ड को, क्योंकि ह्यूमंस के पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो उसको मार देता है और फिर रोने लग जाता है। फिर लोग बोलते हैं कि यार ये रो क्यों रहा है। उस रोने के दो रीजन है। ही हैड टू किल टू सेव ह्यूमैनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो उसको था कि भाई मैंने अपना ही बंदा, जो मेरा रेस का लास्ट बंदा था, मेरे को उसको भी मारना पड़ा टू डिफेंड ह्यूमंस। और ये मेरा बड़ा अनलाइक था मेरी नेचर के, मेरे को किसी को मारना नहीं है, मेरे को मारना पड़ा, ठीक है। तो बहुत सी बारी हम देखते हैं कि अगर मेन जो विलन होता है अगर उसको कोई मार दे तो क्रिटिसिज्म आ जाता है, चाहे वो कोई भी हीरो हो, चाहे पुष्पा ही क्यों ना हो, पुलिस भी तभी पकड़ने आती है जब मेन विलन को मार दिया जाता है। पर जो चंगू मंगू होते हैं जितने भी, उन चंगू मंगू को कोई भी रास्ते में कितनी बार भी मार दे, उसका गर्दन काट दे, कोई उसका केस भी नहीं होता। तो मच लाइक हेयर ऑल्सो, कि पहले बीच में कितने मर गए कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन लीड को अगर विलन है अगर वो मर गया तो फिर वो जो हीरो है उसका क्रिटिसिज्म आना शुरू हो जाता है। अगर वो नहीं मरता तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो कभी ख़त्म भी नहीं होती, ये कन्फ्लिक्ट बने ही रहते, जॉर्ड फिर से आ ही जाता। एक और एंडिंग इंपॉर्टेंट थी जिसका क्रिटिसिज्म मेरे को लगता है था, और उसका एड्रेस करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वेयर इज केंट क्लार्क नाउ। जो केंट क्लार्क का जो एक ऑल्टरनेट रोल रहा है हमेशा एज अ रिपोर्टर, वो कहाँ है। तो आपने देखा होगा कि जब वो एंड होता है तो वो बोलता है कि अभी आई विल रिज्यूम माई ड्यूटीज टू सेव द वर्ल्ड एज रिपोर्टर, और वो रिपोर्टर वाले चश्मा वश्मा पहन के एक एलिवेटर के अंदर जाता है और वहाँ खत्म हो जाता है। अब सपोजिटली मैन ऑफ स्टील 2 बननी थी, वो आधा रिपोर्टर होता आधा कुछ होता, ये कंप्लीटली सब कुछ डीरेल कर दिया। डीसीयू और एमसीयू के दिमाग तो खराब है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसको डीरेल कर देते हैं। वहाँ से अगर ये बनता तो बहुत ही बड़ा कुछ बनता। फिर जस्टिस लीग की तरफ चले गए, ये सब चीज़ें हुई, और सुपरमैन की कहानी हमेशा जो शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई। तो मुझे लगता है कि ये एक आइकॉनिक तरीके की स्टैंड अलोन फिल्म रह जाएगी, मैन ऑफ स्टील, फॉलोड बाय पीसेस के अंदर जस्टिस लीग। ये बहुत ही बढ़िया मुझे लगा मामला। और डायरेक्शन में अगर हम बात करें, ये जो सारी चीज़ें जो मैंने प्लस बोली, इसका जो कैप्टन है वो जैक स्नाइडर है। उसका एक विजन था, कॉस्ट्यूम से लेके बॉडी लैंग्वेज से लेके ये जो जितना भी सेट डिज़ाइन है, एक विजन था, वो बहुत अच्छे तरीके से आया है, मतलब नेक्स्ट लेवल का है। यहाँ तक कि आप नोटिस करना कि जो सुपरमैन की स्पीड है, फॉर एग्जांपल कितनी स्पीड से वो उड़ सकता है, ठीक है, और सुपरसोनिक स्पीड पे वो चला जाता है। वो जो इफेक्ट है, वो सबसे ज़्यादा जो तेज़ी है ना, जो रिगर है और जो गॉडली चीज़ है, वो आपको जैक स्नाइडर के अंदर ही दिखती है। अब उसको लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट उस स्पीड को, अदरवाइज आप पुराने ज़माने में क्रिस्टोफर लीव कितना ऐसे उड़ते हुए जाओगे, क्योंकि उस ज़माने में उड़ना ही बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर तो अब हम बहुत सारी चीज़ों की टेक्नोलॉजी में अब आगे चले गए। तो पुराना ज़माना जब सुपरमैन लिखा गया था 100-150 साल पहले पता नहीं जब भी लिखा गया था, तब का विजन और इमेजिनेशन लिमिटेड थी। आज की इमेजिनेशन और आगे जाएगी, और जैक स्नाइडर ने उसको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा और डिपिक्ट किया। तो कुडोस टू जैक स्नाइडर, फैंटास्टिक जॉब डन। जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। ये किसी भी बचकाना स्टार वॉर्स से या फिर इवन ड्यून वगैरह से बहुत ही बेटर पिक्चर बनी थी।
इसको डीरेल करने की काफ़ी कोशिश करी है लोगों ने, लेकिन अनमैच्ड है। तो जो लूज स्टेटमेंट्स भी आती हैं कि जो इसका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है उसके अंदर मसल था, फिर एक सीन में आप देखते हैं कि किस तरीके से मस्कुलर ही हेनरी कैविल है, वो थोड़ी सी लाफेबल चीज़ हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि सुपरमैन एज ए कैरेक्टर बिकॉज ऑफ हेट ना मर जाए, वो चलता चला जाए। होप कि ये जो बचकाना दिमाग का जेम्स गन है वो इसको जस्टिस दे पाए ढंग का। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बटे हुए हैं ऑलरेडी। मैं बोलूँगा ज़्यादातर लोग ये हैं जो डाइपर में सुपरमैन को देखना चाहते हैं और उसी तरीके के जोन के अंदर रहना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैन ऑफ स्टील से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पा रहे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लेकिन मैं थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखूंगा कि ये किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है नया सुपरमैन, क्या कोर जो एट्रीब्यूट रखे गए हैं उसके गॉडली वाली चीज़ वो रखे गए हैं कि नहीं रखे गए हैं। बट लेकिन जब मैं सुनता हूँ जेम्स गन के इंटरव्यू तो ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वर्नेबल तरीके का सुपरमैन दिखाया गया, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि सुपरमैन, आयरन मैन, हल्क में कोई फ़र्क नहीं रह गया। ये गॉडली चीज़ को मार दिया और अनफॉर्चुनेट है। मैं यही प्रे करूँगा कि अगर इसको जेन्युइनली मार दिया तो ये पिक्चर भी सुपर फ्लॉप हो जाए, ताकि फिर एक और नया रीबूट हो तो कोई और करे और इस कैरेक्टर को जेन्युइनली एक सही ढंग की दिशा दे पाए जो फ्यूचरिस्टिक हो। समझने की बात यहाँ पर ये है कि हम कॉमिक्स के ज़माने में भी इवॉल्व हो चुके हैं। ये जब लिखा गया होगा एक लिमिटेड इमेजिनेशन थी, अब इमेजिनेशन किसी और लेवल तक जा चुकी है। तो वो जो जिस लेवल पे जा सकती है, जो वर्ल्ड हम अब देख सकते हैं, मुझे सुपरमैन उस फ्यूचरिस्टिक जोन में देखना है। और ऐसा सुपरमैन देखना है जो सिर्फ दुनिया को सिर्फ बचाने नहीं निकल जाता, चश्मा पहन लेता है। ही इज़ अ वेरी शार्प थिंकर, ही इज़ अ वेरी शार्प माइंड। ही कम्स फ्रॉम क्रिप्टन, जहाँ पर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसके पास फोटोस ऑफ सॉलिट्यूड भी है, जहाँ पर वो नई टेक्नोलॉजी सीख सकता है। तो वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑन अर्थ भी है। तो उसके ये वाले जो फैसेट्स हैं ना, जो टेक वाले फैसेट्स हैं, वो ज़्यादा दिखने चाहिए। एक अच्छा पहन के उड़ाने वाले जो फैसेट्स हैं, ये ओल्ड एज हैं। पीपल हैव टू इवॉल्व, कच्चा ही नहीं देखते रहना है, ठीक है। सो मैं समराइज करूँगा इस वीडियो को कि राइट फ्रॉम प्लानिंग टू सेट डिज़ाइंस टू वेरी इंपॉर्टेंट कास्टिंग टू बॉडी लैंग्वेज, स्टोरी अपग्रेड्स, बहुत अच्छे तरीके से जैक स्नाइडर ने किया। दैट्स माय सबमिशन एंड रिक्वेस्ट टू डीसीयू दैट जब भी आप इस कैरेक्टर को डील करो, इस तरीके से डील करो, ओके। नहीं तो फैंस जो हैं, जो ट्रू फैंस ऑफ सुपरमैन है, वो कोर जो है सुपरमैन का वो बिल्कुल ही हट जाएगा। ये कोई भी सुपर हीरो बन जाएगा और एमसीयू के जितने लोग हैं इंक्लूडिंग जेम्स गन, वो जनरलाइज कर देते हैं। आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं होता है, स्पेशलिस्ट है सुपरमैन, उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता है। ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, तभी वो एक अलग आइडेंटिटी लेगा। नहीं तो फिर कुछ भी बोलते रहो, कुछ आके बोल दो कि कॉमिक पार्ट 1 वॉल्यूम में ये हुआ था, 200वें वॉल्यूम में वो वनरेबल था, ये था, वो था। आप बात समझिए, फ्यूचरिस्टिक दिखाना है, अपनी इमेजिनेशन को 200 साल पहले नहीं लेके जाना है, फ्यूचरिस्टिक दिखाना है कि कॉस्ट्यूम था तो कॉस्ट्यूम का क्या रीजन था, अब फ्यूचर है तो कैसा दिखना चाहिए, कपड़े का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से सोचना जरूरी है और क्वेश्चन करना जरूरी है। बाय बाय।